आज हम बात करने वाले हैं कि जो क्रिया शरीर में जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है पित्त पित्त दोष तो उसके बारे में। तो पित्त दोष में से आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है तो उसमें एमसीक्यू टाइप 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन तीनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो एनसीआईएसएम ने जो क्या सिलेबस दे रखा है उसमें कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन इनमें से ही बनना है। तो जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है जो मेन सिलेबस है आपका बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस दे रखा है उसमें पेज में तो उसका स्पेसिफिक जो पित्त दोष के बारे में तो इसमें दे रखा है। तो इसमें आपके पित्त दोष की व्युत्पत्ति निरुक्ति ऑफ टर्म पित्त, उसके बाद इसकी जनरल लोकेशन क्या है, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या है और इसके सामान्य कर्म क्या है पित्त के ये हैं। और उसके बाद है इसके पित्त के भेद और उनका वर्णन। तो गाइस पित्त दोष को हम दो वीडियोज में कवर करने वाले हैं। पहले पहले आज जो अभी वीडियो है जो पहला पार्ट है तो उसमें हम पित्त की व्युत्पत्ति उसकी निरुक्ति उसके गुण उसके सामान्य कर्म इनको देखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में पित्त के जो भेद हैं उनके गुण कर्म और उनके स्थान उनके बारे में वर्णन करेंगे ताकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो। तो गाइज मेरा नाम है मनोज और मैं अभी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज सीकर में बीएमएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। उसके बाद चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पित्त की जो निरुक्ति है वो तब संतापे धातु से होती है। और ये निरुक्ति कहाँ से ली गई, जो सुश्रुत का शारीरिक स्थान है उसे ली गई है तब संतापे धातु। तब संतापे धातु से क्या होती है, पित्त जो टर्म है उसकी निरुक्ति होती है। जो तब संतापे धातु है इसका ये पूरा रूप होता है और उसमें तब धातु होती है उसमें उसमें इत प्रत्यय लगने से पित्त पित्त सिद्ध होता है। और जो पित्त है इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दहन अथवा उष्ण करना या गर्मी पैदा करना। शरीर में अग्नि के कर्म के कर्ता को पित्त कहा गया है। मतलब इसका मतलब है कि जो शरीर में जो अग्नि है जो गर्मी पैदा करता है जो अग्नि उत्पन्न करता है उसको पैदा करने वाला कौन है या उस प्रभाव को प्रकट करने वाला कौन है, उसको पित्त कहा गया है। पित्त का पर्याय क्या है, वायु। वायु है जो पित्त का पर्याय है। उसके बाद हम इसके बारे में पित्त के बारे में थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। क्या है, अपि दीयते प्राकृतावस्था रक्षते विकृतावस्था नाश्यते व शरीरम अनेन इति पित्तम। अर्थात जो प्राकृत अवस्था में रहता वह शरीर की रक्षा करे अर्थात विकृत अवस्था में शरीर का नाश करे वह पित्त कहलाता है। और यही हमने कहीं ना कहीं जो दोष थे उनकी भी जो डेफिनेशन पढ़ी थी। जो दोष क्या होते हैं, तो दोष वही हैं जो शरीर को प्राकृत अवस्था में धारण करते हैं और विकृत अवस्था में शरीर का नाश करते हैं। और पित्त क्या है, पित्त भी एक दोष है। तो इसका यही है कि पित्त है वो प्राकृत अवस्था में रहता हुआ तो शरीर का धारण करता है। शरीर की जो बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट है, शरीर में हीटिंग इफेक्ट लाना और जो भी काम जैसे स्वेद लाना चक्षुओं में देखना, अलग अलग जो पित्त आएंगे उनके प्रकार आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इनके क्या कार्य होते हैं। तो ये करेगा, और जब विकृत अवस्था में होता है तो शरीर का नाश करता है। शरीर का नाश कैसे करता है, जैसे जो अल्सर है और जैसे रक्तपित्त रक्तवात जैसे बहुत सारे मतलब जो विकृति हैं वो पैदा करता है पित्त। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। या आप पढ़ लीजिए कि संहिताकारों ने अग्नि को पित्त के अंतर्गत ही स्वीकार किया। इसका अर्थ है कि पित्त के अंतर्गत ही अग्नि रहकर शरीर के शुभ और अशुभ कार्यों का संपादन करती है। मतलब जो अग्नि है शरीर की उसको पित्त के अंतर्गत ही स्वीकार किया गया है। अग्नि है वो पित्त ही होती है, उसका एक रूप होती है। और ये जैसे पाचन दर्शन अदर्शन शरीर की उष्मा वगैरह सारे कार्य करती है। ये जो मैंने यहाँ लिख रही थी ये आप इसको पढ़ लेना, ये सिंपल सी है। उसके बाद क्या है, जो आचार्य चक्रपाणि हैं उन्होंने तत्र निरुक्तया पित्तस्य तापकत्वम बताकर पित्त को शरीर का तापजनक मूल द्रव्य माना है। मतलब उन्होंने कहा है कि शरीर में, आचार्य चक्रपाणि ने कहा है कि जो शरीर में जो ताप उत्पन्न करने वाला गर्मी पैदा करने वाला जो तत्व है या जिसके कारण उत्पन्न होती है वह पित्त है और वही मूल द्रव्य है गर्मी या जो उष्णता पैदा करना है। सुश्रुत ने भी न खलु पित्त व्यतिरेकान्या अन्योन्य अग्नि रीति कहकर पित्त के अतिरिक्त अग्नि की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि पित्त के अतिरिक्त और कोई शरीर में अग्नि हो ही नहीं सकती। मतलब जो भी अग्नि का जो रूप है या जो अग्नि है वो पित्त ही है। शरीर जो आमाशय हैं, यकृत है, अग्नाशय आदि से जो भी स्रावित अम्ल एवं कटु स्राव हैं वो सारे स्थूल पित्त की श्रेणी में आते हैं। मतलब वो पित्त की श्रेणी में ही आते हैं। उसके बाद जो ये तो हो गया अपना जो जनरल इंट्रोडक्शन था पित्त का, ये आपको याद करना है। उसमें नॉर्मली जो उसकी व्युत्पत्ति निरुक्ति और पित्त क्या होता है एक डेफिनेशन उतने में से। उसके बाद ये है कि पित्त के जो गुण, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा व्युत्पत्ति निरुक्ति में गुण लिखो, पित्त के गुण लिखो। तो उसमें आपको ये श्लोक याद करना ही है। मैंने यहाँ वही श्लोक लिखे हैं जो आपको ये याद करने में मस्ट जरूरी है, बाकी नहीं लिखे हैं क्योंकि याद करने में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। तो पित्त के गुण क्या है, स स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव्यम अम्लम सरम कटु विपरीत गुणे हे पित्तम द्रव्यरासु प्रशाम्यति। ये चरक का सूत्र स्थान का श्लोक है। इसका मतलब क्या है, पित्त के गुण कौन कौन से होते हैं, ईषत स्नेह है मतलब थोड़ा सा स्नेह युक्त, उष्ण मतलब गर्म, तीक्ष्ण तीखा, द्रव अम्ल सर एवं कटु स्वभाव का होता है। ये 7 गुण होते हैं पित्त के। और किसने बताए, चरक ने।
अब जैसे जैसे उष्ण है, तीक्ष्ण है, द्रव, सर क्या होता है, कटु क्या होता है, इनके बारे में आप जैसे नॉर्मली शुरू में जब मैं जनरल इंट्रोडक्शन का वीडियो डाल दूंगा उसमें बहुत अच्छे से बता दूंगा। बाकी जो पदार्थ विज्ञान है उसमें आप जैसे गुण पढ़ते हैं, गुरुवादी गुण वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें ये सारे आ ही जाते हैं। ये होता है पित्त। इसके उसके बाद जो अगली लाइन है, विपरीत गुणे पित्तम द्रव्यासु प्रशम्यति। इसके विपरीत गुण वाले द्रव्य से पित्त का संबंध होता है, मतलब कि ये जो गुण है, ईसत स्नेह है, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर्कटु, इन द्रव्यों के सेवन से शरीर में पित्त बढ़ेगा, मतलब ये पित्त के गुण हैं। और इनके विपरीत जो गुण वाले द्रव्य होंगे वो पित्त का समन करेंगे। इसका मतलब यह है। तो ये कि पित्त के गुण। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने पित्त को सत्व गुण प्रदान कहा है। जितने वो द्रव्य होते हैं, जैसे उसमें सत्व, रज और तम तीन गुण होते हैं, तो आचार्य पित्त ने वो सत्व गुण प्रदान कहा है, क्योंकि पित्त पित्त भी एक अग्नि का ही एक रूप है जो सत्व गुण बहुल महाभूत होता है। इसलिए इसको आप इस तरह से जोड़ के याद रख सकते हैं। स्नेह आदि गुण वात के भौतिक गुण है। उसके बाद जो पित्त के रासायनिक गुण हम उनको देख लेते हैं। पित्त कैसा होता है, कटु, पीत, नील। मतलब कटु, कटु रस होता है। पीत यानी हल्की हल्का पीला होता है, और नीला, नीला और पीलापा वाला होता है। सामान्य अवस्था में तो पित्ती होता है। और अम्ल, विस्र, पुती, ये विदग्ध अवस्था में। जब मतलब जो सामान्य अवस्था नहीं है, विकृत अवस्था है, उसमें पुती, मतलब पुती का मतलब होता है जैसे मरे हुए की स्मेल आना, जैसे मरा हुआ कोई जानवर हो, चूहा हो, वैसी स्मेल आना। विस्र और अम्ल, तीखा खट्टा हो, ये होता है जो अगर विदग्ध अवस्था में जो पित्त है। वरना कट्टू, पीत और नील होता है ये सामान्य अवस्था में। और क्या होता है, ये सत्वगुण प्रधान होता है। उसके बाद पित्त के जो सामान्य कर्म गुण हो गए, उसके बाद सामान्य कर्म। और ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम जब भी आप यूनिवर्सिटी वाइवा होंगे तो एग्जामिनर और क्लास में भी और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी सामान्य कर्म पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट, और उसमें आपको ये श्लोक लिखना ही लिखना है। तो बाकी अगर आपको श्लोक याद नहीं रहता तो हिंदी तो याद रखनी है, लेकिन वाइवा में तो एग्जामिनर जो आएगा वो डायरेक्ट आपसे ये श्लोक पूछेगा ही पूछेगा, और बहुत बार क्लास में भी आपको प्रोफेसर ये श्लोक पूछेंगे ही। आप दो चार बार याद करोगे तो याद हो जाएगा। तो ये कोटेशन क्या है कि दर्शनम पंक्ति उष्माच क्षुत तृष्णा देह मार्दवम प्रभाव प्रसादो मेधा च पित्त कर्म विकारजम। यह है पित्त के सामान्य कर्म, अर्थात इसके क्या, दर्शन मतलब देखना, पंक्ति, पंक्ति मतलब पचाना, जो भी भोजन है पचाना, डाइजेस्टिव सिस्टम। पंक्ति उष्मा, उष्मा मतलब शरीर की जो स्वाभाविक उष्मा बनाए रखना, शरीर में हीटिंग इफेक्ट बनाए रखना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना। चाय मतलब और, शुद्ध तृष्णा, शुद्ध तृष्णा मतलब भूख प्यास को उत्पन्न करने वाला, वही डाइजेस्टिव, जो भी भोजन है उसको डाइजेस्ट करके भूख प्यास उत्पन्न करने वाला। फिर देह मार्दवम, देह मार्दवम मतलब शरीर की मृदुता बनाए रखना। शरीर में जो भी कोमलता है, अंग प्रत्यंग हमारे शरीर है जो हार्ड नहीं हो रहे, जो भी कोमलता है वो किन के कारण है, पित्त के कारण। और जो कठोरता आ रही है वो किसके कारण आती है, कठोरता वात के कारण। या अब मैंने वात वाले लेक्चर में आपको बताई है। उसके बाद है प्रभा, प्रभा यानी कांति, प्रसादो, प्रसाद यानी मानसिक प्रसन्नता या उल्लास वगैरह ये। उसके बाद मेधा, मेधा यानी धारणात्मक बुद्धि। ये बुद्धि, मेधा, बुद्धि, इनमें भी कुछ डिफरेंस होता है। वो आपको नेक्स्ट एनाटॉमी या फिजियोलॉजी में जैसे क्लास चलेंगे वो समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी तो आप इतना जानेंगे। मेधा मतलब धारणात्मक बुद्धि। ये चय, ये हैं पित्त कर्म विकारजम आदि, ये सब अविकृत मतलब प्राकृतिक पित्त के कर्म हैं। तो ये किसने बताए हैं, चरक ने बताए हैं। चरक के सूत्र स्थान में ये वर्णित है, जो चरक संहिता है उसमें आप पढ़ेंगे। उसके बाद जो आचार्य वाग्भट है उन्होंने पित्त के कुछ अन्य कर्म भी बताए हैं। वो कौन से हैं, या आप इनके डायरेक्ट बस नाम याद रख लीजिए, सूची, शौर्य, लघुत्व। लघुत्व मतलब हल्कापन, शौर्य शरीर में ताकत आना, शौर्य उग्रता आना व्यक्ति में। और सूची मतलब क्लीननेस, हाइजीन या स्वच्छता या साफ सफाई की, ये जो भाव हैं ये किसके कारण आते हैं, ये पित्त के कारण आते हैं। और ये किसने बताया, आचार्य वाग्भट ने। जो हम अष्टांग हृदय पढ़ेंगे उसमें आएंगे ये सब। उसके बाद जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे वाला, व्युत्पत्ति, निरुक्ति और गुण हो गए, और सामान्य कर्म हो गए। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है इसके साथ ही, वो कौन सा है, स्थान। इस कोटेशन को तो आप छोड़ ही नहीं सकते, इसको भी आपको मस्ट लर्न करना है। इसके कोटेशन के बिना तो कोई काम नहीं चलेगा। तो आप इसको याद करना ही करना है। 2 4 5 10 बार आप पढ़ते जाएंगे तो याद हो जाएगा। तो क्या है, जो पित्त है, अब अगर हम पढ़ तो रहे हैं दोष हैं ये हैं, तो अगर हमको ये पूछ ली जाएगी ये दोष है वे शरीर में कहाँ विराजमान है, कहाँ पाया जाता है, इसका स्थान क्या है, एक जनरल अगर उसके भेद होंगे उनके तो स्थान अलग होंगे। तो अपने को कौन, इसको ये कोटेशन याद रखना है। स्वेदो रसो लसिका रुधिर आमाश्च पित्त स्थानानि तत्राप्य आमाशयो विशेषण पित्त स्थानम। तो कहाँ है, पित्त के स्थान कौन से हैं, स्वेद मतलब ये जो गर्मी है तो गर्मी के कारण ही पित्त निकलता है। स्वेद, रस जो प्लाज्मा है, लसिका जो लिम्फ है, रुधिर मतलब ब्लड, आमाशय ये सब पित्त के अधिष्ठान है, इसमें पित्त रहता है। परंतु
तत्राप्य आमाशयो विशेषण पित्त स्थानम। इनमें आमाशय विशेष रूप से पित्त का स्थान है। ये हो गए पित्त के स्थान। आचार्य चक्रपाणि ने पित्त के स्थान को आमाशय का अधोभाग माना है। जो आचार्य चक्रपाणि है और चक्रपाणि टीका है, तो उन्होंने आमाशय का जो अधोभाग है उसको पित्त का स्थान माना है। सुश्रुत के अनुसार सुश्रुत ने कहा माना है जो आमाशय और पक्वाशय, आमाशय तो जो जिसको हम पेट कहते हैं या स्टोमक, और पक्वाशय, पक्वाशय जनरली जो संहिता में है वो छोटी आंत है। छोटी आंत, ग्रहणी वगैरह इस एरिया को इन्होंने छोटी आंत, बड़ी आंत, जो आंत्र वाला पार्ट है इसको इन्होंने पक्वाशय माना है। तो आमाशय और पक्वाशय के जो मध्य का भाग है वहाँ पर सुश्रुत ने पित्त का स्थान माना है। और अष्टांग हृदय उन्होंने नाभि, दृष्टि और त्वक, मतलब नाभि, दृष्टि मतलब चक्षु या आंखें, और त्वक मतलब त्वचा, यहाँ पर इन्होंने पित्त का स्थान माना है। और अष्टांग हृदय ने पित्त का स्थान नाभि, दृष्टि, त्वक ये क्यों माना है, इसका भी आप आगे जब इनके भेद पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। क्योंकि इसमें जो जैसे ब्राज्यक, साधक, आलोचक जो पित्त होते हैं वो जैसे जो आंखों में पाया जाता है, जो स्किन के नीचे पाया जाता है, ये जहाँ जहाँ पाए जाते हैं उस हिसाब से उनको माना गया है, तभी वो आगे आएंगे। तो आपको ये याद रखना है जनरली कि जो पित्त के जो स्थान है वो कौन कौन से हैं। स्वेद, रस, लसिका, रुधिर, आमाशय, ये पित्त के स्थान है और इनमें भी आमाशय पित्त का विशेष स्थान है। तो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद जो पित्त के भेद हैं कौन से, पित्त पंचात्मकम, पित्त जो पित्त है वो 5 प्रकार के होते हैं: रंजक, पाचक, आलोचक, साधक और भ्राजक। इनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इतना लंबा नहीं करते। नेक्स्ट वीडियो में 5 ये जो पित्त के भेद हैं ये, और इनके जो भी कर्म हैं, जितने भी ये पित्त हैं कौन कौन से हो गए, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त और पाचक पित्त। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। और जो इसमें इतना मैं बता रहा हूँ आप सिर्फ उतना याद कर लीजिए, इसके अलावा बहुत ज़्यादा याद होगा नहीं। क्योंकि अगर आप बहुत याद करने बैठेंगे तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखते टाइम आपको याद भी नहीं आएगा। और 5 या 10 नंबर के क्वेश्चन में इतना सफिशियंट है। अगर पित्त पर क्वेश्चन आया तो जितना मैंने ये 8 या 10 पेज के पित्त के नोट्स दिए इसमें से आपको आराम से सफिशियंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इनकी स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इनके आराम से PDF में डाल दिए जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो मैं बहुत जल्दी ही कल अपलोड कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं। रोज़ ये जो आयुर्वेद के जो भी टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है तो उनमें एक एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।